ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं LR मोबिया, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है एचसीएफ और एलसीएम। इससे पहले एक वीडियो हमने संख्या पद्धति पर बनाई है, नंबर सिस्टम पर, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप पहले उस वीडियो को देखें। तो आज हम एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक पढ़ेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ और एलसीएम कक्षा 10 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, आगे बहुत सारी जो गवर्नमेंट एग्जाम है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपन इसको बिल्कुल बेसिक से और डेप्थ से पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम की बात करेंगे अपन। एंड एलसीएम, जिनको अपन हिंदी में बोलते हैं, इसको महत्तम समापवर्तक यानी मैसे, और इसको अपन बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक यानी लैसे। लेकिन एचसीएफ और एलसीएम समझने से पहले अपन को, माय डियर स्टूडेंट, दो चीजें पढ़नी पड़ेगी। दो शब्दों के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। एक तो हमको पढ़ा है गुणनखंड और दूसरा एक हमको पढ़ना है जिसका नाम है गुणज। यानी एक तो हमको पढ़ना है फैक्टर और एक हमको पढ़ना है मल्टीपल। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गुणनखंड की। ये जरूरी है, गुणनखंड जिसको अपन बोलेंगे फैक्टर। अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए, जैसे मेरे पास कोई संख्या 12, तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे? तो 12 के गुणनखंड वे संख्याएं होंगी, 12 के गुणनखंड वे संख्याएं होंगी जिनका 12 में क्या चला जाए, पूरा पूरा भाग। वापस सुन लीजिए, 12 के गुणनखंड वे संख्याएं होंगी जिनका 12 में क्या चला जाए, पूरा पूरा भाग। इसका मतलब 12 का गुणनखंड एक तो हो जाएगा 1। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं कर रहा अभी, मैं केवल गुणनखंड की ही बात कर रहा हूं। एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 6 और एक हो जाएगा 12। ये सारे के सारे मैंने क्या लिखे हैं, सारे के सारे मैंने लिखे हैं 12 के गुणनखंड। ऐसे जैसे मान लो मैंने लिख दिया 15, तो 15 के गुणनखंड लिखा जाए यहां से। तो 15 के गुणनखंड मतलब वे संख्याएं लिखी जाएंगी जिनका 15 में क्या चला जाए, पूरा पूरा भाग। जैसे एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है और एक खुद 15। ये संख्याएं क्या है, 1, 3, 5, 15। ये सारी की सारी संख्याएं 15 के क्या हैं, फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जब अपन को टर्म्स पढ़नी है ना, तो कहीं ना कहीं फैक्टर के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए, यानी गुणनखंड के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरा जो वर्ड है पढ़ना है हमको, जिसका नाम है गुणज, जिसको अपन बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल यानी गुणज। अब गुणज का मतलब क्या है, जैसे कि 12 के गुणज कौन है, 12 के गुणज। तो 12 के गुणज कौन से होंगे, 12 के गुणज वे होंगे जिनमें, ध्यान देना यहां पर मैंने बोला जिनका, 12 के जो गुणज होंगे वे होंगे जिनमें 12 का क्या चला जाए, पूरा पूरा भाग। जिनमें 12 का क्या चला जाए, पूरा पूरा भाग। तो 12 का जो गुणज होगा वो सबसे पहले सबसे छोटा 12 ही होगा। उसके बाद में यानी टेबल 12 की 24, 36, 48, 60, ऐसे ये चलते रहेंगे। वे सारी संख्याएं होंगी जिनमें 12 का क्या चला जाए, पूरा पूरा भाग। ये काउंटेबल नहीं होते 12 के गुणज, यानी जो गुणज है वो हमारे काउंटेबल नहीं होंगे। ऐसे 15 की बात कर ले तो 15 के गुणज क्या होंगे, तो 15 के गुणज भी वे संख्याएं होंगे जिनमें 15 का क्या चला जाए, पूरा पूरा भाग। मैं फिर बोल रहा हूं कि इसको बिल्कुल हल्के में ना लीजिए। ऐसे फिर एलसीएम, माय डियर स्टूडेंट, बहुत बड़ा टॉपिक चलता है जो आपको सीसेट तक मिलता है। हाईएस्ट एग्जाम हो इस देश की सीसेट, जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, तो बहुत तगड़ा टॉपिक चलता है ये। 15 के जो गुणज होंगे वो 15 के गुणज होंगे हमारे 15, 30, 45, 60। ये सारे के सारे क्या हैं, 15 के गुणज। तो आप क्या देख रहे होंगे, एक चीज तो आपने नोटिस की होगी कि पहली बात तो जो फैक्टर्स हैं यानी गुणनखंड है, ये गुणनखंड हमारे सीमित होते हैं। गुणनखंडों की संख्या जो होती है वो कैसी होती है, सीमित। जबकि गुणजों की संख्या सीमित नहीं होती, बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी आपको। 12 के जो गुणज हैं वो बहुत सारे मिलेंगे, और जो भी 12 का गुणज होगा जिसमें 12 का क्या चला जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्या चला जाएगा, पूरा पूरा भाग। तो एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने से पहले इन दो चीजों को आपको आना ही चाहिए, माय डियर स्टूडेंट। एक तो गुणनखंड और एक गुणज, यानी एक तो फैक्टर और एक मल्टीपल। ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। तो गुणनखंड का मतलब, जैसे 12 का गुणनखंड कौन होंगे, वे संख्याएं जिनका 12 में भाग जाए। 15 के गुणनखंड वे संख्याएं जिनका 15 में भाग जाए। लेकिन गुणज का मतलब जिनमें, जैसे 12 के गुणज
वे होंगे जिनमें 12 क्या चला जाए भाग। 15 गुणज कौन से होंगे, वे होंगे जिनमें 15 क्या चला जाए भाग चला जाए। और ये काउंटेबल नहीं है, ये काउंटेबल होते हैं गुणनखंड। अब हम बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक जिसका नाम है एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचसीएफ की। सबसे पहले हम बात करेंगे एचसीएफ की। देखिए एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये इसका फुल फॉर्म है एचसीएफ का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में बोल रहा हूं, हाईएस्ट का मतलब होता है बड़े से बड़ा, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ये तो एचसीएफ का फुल फॉर्म हो गया। अब देखो मैं अभी बता रहा हूं, अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, हमने केवल गुणनखंड और गुणज के बारे में पढ़ा है। और मैं फिर कह रहा हूं गुणनखंड पढ़े, अभाज्य गुणनखंड अभी भी नहीं पढ़े हमने। हमने क्या पढ़े, केवल गुणनखंड के बारे में पढ़ा। अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड अलग चीजें हैं दोनों, ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड। तो एचसीएफ के फुल फॉर्म से हम कुछ निकालने जा रहे हैं कि एचसीएफ की फुल फॉर्म एचसीएफ के बारे में क्या चीज बयां करने वाली है, समझना। जैसे एग्जांपल के रूप में अभी मैंने संख्या ली थी 12 और 15, ये दो संख्याओं की बात करें अपन, तो एचसीएफ में क्या लिया जाएगा, सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड। तो सबसे पहले अपन इनके गुणनखंड ढूंढे। तो 12 का गुणनखंड अभी मैंने बताया था कितना, 1 2 3 4 6 और 12, ये सारे के सारे क्या हैं 12 के गुणनखंड है। अब 15 के गुणनखंड कौन से होंगे, 1 3 5 और 15, ये 15 के गुणनखंड हो गए। देखो डेफिनेशन से हम इसका पोस्टमार्टम कर लेंगे, एचसीएफ की जो भी चीजें हैं डेफिनेशन से निकलेंगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। एचसीएफ में क्या लेते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा, लेकिन क्या होना चाहिए उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में मिलना चाहिए गुणनखंड। देखो सबसे बड़ा तो 15 है लेकिन दोनों में नहीं है, उसके बाद में 12 है लेकिन फिर दोनों में नहीं है 12 भी, उसके बाद में 6 है लेकिन ये भी दोनों में नहीं है, उसके बाद 5 लेकिन ये भी दोनों में नहीं है, उसके बाद 4 लेकिन ये भी दोनों में नहीं है। तो कौन मिला आपको, 3, यानी 3 माय डियर स्टूडेंट वो सबसे बड़ा गुणनखंड है। 3 वो सबसे बड़ा गुणनखंड है जो दोनों में आ रहा है, यानी 12 का भी गुणनखंड है और वो 15 का भी गुणनखंड है। और डेफिनेशन क्या कह रही है आपकी, आपका जो फुल फॉर्म क्या कह रहा है, आपका फुल फॉर्म क्या कह रहा है कि बड़े से बड़ा तो ले लेना लेकिन कॉमन होना चाहिए वो गुणनखंड। ध्यान रखना कॉमन भी होना चाहिए। तो सबसे बड़ा और कॉमन कौन सा मिला अपन को, 3। इसका मतलब है कि 12 और 15 का जो एचसीएफ है वो कितना है माय डियर स्टूडेंट, 3 है। 12 और 15 का एचसीएफ कितना है हमारा, 3 है, 12 और 15 का एचसीएफ। अब देखिए 12 और 15 का एचसीएफ 3 क्यों है, क्योंकि ये 3 दोनों में, ध्यान से समझना, अगर ये 3 इसमें भी आ रहा है यानी 3 12 का भी गुणनखंड है और ये 3 15 का भी गुणनखंड है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द फैक्टर, गुणनखंड की परिभाषा के अनुसार 3 का भाग भी 12 में जाएगा और इस 3 का भाग भी 15 में जाएगा, यानी इस 3 का भाग 12 में जाएगा और इस 3 का भाग भी 15 में जाएगा, हाँ या ना। इसका मतलब 3 वो संख्या बनी बड़ी से बड़ी, ध्यान रखना 3 वो बड़ी से बड़ी संख्या मिली जिसका भाग 12 में भी जा रहा है और उसका भाग 15 में भी जा रहा है। यहीं से एचसीएफ की डेफिनेशन बाहर निकल के आएगी माय डियर फ्रेंड, ध्यान समझना। यहीं से हमारी डेफिनेशन निकलेगी किसकी, एचसीएफ की, कि एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ क्या था, गुणनखंड लेकिन बड़े से बड़ा लेकिन कॉमन। तो सबसे बड़ा जो कॉमन गुणनखंड था वो कौन सा निकल के आया, 3 आया। सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड कौन सा निकल के आया, 3। इसका मतलब 3 का भाग 12 में भी जाएगा और 3 का भाग 15 में भी जाएगा। इसका मतलब 3 वो सबसे बड़ा गुणनखंड है, 3 वो सबसे बड़ी संख्या है जिसका 12 में भी पूरा पूरा भाग जाएगा और जिसका 15 में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो क्या बनी एचसीएफ की डेफिनेशन, कि एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 12 में भी भाग जाए और 15 में भी भाग जाए। ध्यान समझना, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 12 में भाग जाए और जिसका 15 में भी भाग चला जाए, और यही हमारा एचसीएफ है कितना, 3। तो अगर मैं ध्यान से समझ रहा हूं कि बात कर रहा हूं कि मान लो हमारे पास में कोई संख्या है ए बी सी, 3 संख्याएं हैं। मान लो हमारे पास में कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। एक संख्या है ए, एक संख्या है बी और एक संख्या है सी। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, तीनों का जो भी एचसीएफ होगा माय डियर स्टूडेंट,
इनका जो HCF होगा, मान लो HCF H है, तो इनका जो HCF H होगा तो H का भाग A में भी जाएगा, H का भाग B में भी जाएगा और H का भाग C में भी जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, यानी जो भी HCF निकलेगा उसका भाग A में भी जाना चाहिए, HCF का भाग B में भी जाना चाहिए और HCF का भाग C में भी जाना चाहिए। तो वही हमारा क्या होगा, ABC का HCF होगा, यानी में से होगा। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखने वाला हूं। देखो एक और देख लीजिए, अभी हमने क्या देखा कि 12 और 15 का HCF कितना निकला, 3। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास दो संख्या है 10 और दूसरी संख्या है 20। अगर मैं 10 के गुणनखंड लिख रहा हूं, अगर मैं 10 के गुणनखंड लिख रहा हूं तो 10 का गुणनखंड एक तो 1 है, एक 2 है, एक 5 है और एक 10 है। यानी 10 के गुणनखंड कौन, वे संख्याएं जिनका 10 में क्या चला जाए, पूरा पूरा भाग। अगर मैं 20 के गुणनखंड लिख रहा हूं तो एक तो 1 है, एक 2 है, एक आपका 4 भी है, एक आपका 5 भी है, एक आपका 10 भी है और एक आपका 20 भी है। देखो कोई बात समझने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझना। तो अकॉर्डिंग टू फुल फॉर्म या डेफिनेशन कि HCF क्या होगा, कॉमन से कॉमन, सब क्या नाम से, सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड। तो सबसे बड़ा तो 20 है लेकिन कॉमन नहीं है। फिर कौन है, 10 जो कि कॉमन है। इसका मतलब है कि 10 और 20 का जो HCF आया वो कितना आया, 10 आया। क्या निष्कर्ष निकाला आपने, निष्कर्ष क्या निकाला कि यहां पर संख्या थी 12 और 15, जबकि HCF तो 3 ही आया, मतलब छोटी संख्या से भी छोटा। ध्यान समझना कि यहां पर संख्या थी 12 और 15, तो HCF कितना आया, 3 ही आया, यानी छोटी संख्या से भी छोटा। जबकि यहां पर संख्या कौन कौन सी है, 10 और 20, क्योंकि HCF कितना आया हमारा, इनका HCF कितना आया हमारा, 10। यानी यहां पर HCF किसके बराबर आ गया, छोटी संख्या के बराबर। तो ध्यान रखना है कि HCF का जो मान आएगा, जितने भी संख्याओं का HCF निकालना है, उनमें से छोटी संख्या के बराबर आ सकता है, बड़ी संख्या के तो बराबर भी नहीं आएगा। HCF छोटी संख्या के बराबर या उससे भी छोटा कोई फैक्टर होगा, उससे भी छोटा कोई गुणनखंड होगा। ये जरा ध्यान रखें आप लोग। अभी मैं इस HCF की क्या लिख देता हूं आपके सामने, डेफिनेशन लिख देता हूं, इसकी परिभाषा लिख देता हूं, थोड़ा समझना। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं HCF की, तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से, देखो यहां पर नाम में बड़ी से बड़ी आता है लेकिन वो संख्याओं से कभी बड़ा ही नहीं होता। आपने देखा छोटी संख्या के बराबर हो सकता है या उससे भी छोटा ही होगा, तो संख्याओं से बड़ी नहीं होती कभी भी, लेकिन नाम में इसकी जो डेफिनेशन है उसमें बड़ी से बड़ा आता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका, इसको मैन है, जिसका, जिसका यानी HCF का 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका दी हुई संख्याओं में, दी हुई संख्याओं में क्या चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, जिसमें दी हुई संख्याओं का क्या चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका, ध्यान रखना इस वर्ड को, जिसका दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा क्या चला जाए, भाग चला जाए। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान रखें कि संख्याओं का HCF, संख्याओं का HCF, संख्याओं का जो HCF होगा वो छोटी संख्या के बराबर, संख्याओं का जो HCF होगा वो क्या होगा, छोटी संख्या के बराबर या उससे भी छोटा होगा। छोटी संख्या के बराबर होगा या उससे भी छोटा होगा, और छोटा क्या होगा, उसका फैक्टर होगा, उसका क्या होगा, छोटी संख्या का फैक्टर होगा। तो यानी संख्याओं का जो HCF होगा वो क्या होगा, छोटी संख्याओं के बराबर या उसका उससे भी क्या होगा, छोटा, और उससे भी छोटा उस छोटी संख्या का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो ये हमने किसके बारे में बात की, HCF की, कि HCF क्या चीज होती है।
तो दो या दो से ज्यादा संख्याओं का एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिस एचसीएफ का हमारी संख्याओं में क्या चला जाए, भाग चला जाए। तो थोड़ा समझना। अब हम बात करेंगे एलसीएम की। अब हम बात करेंगे एलसीएम की। देखिए देखो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत, इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, ये आगे तक काम आएगा आपके कंपटीशन में, हर कंपटीशन में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे एलसीएम की। तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है लोएस्ट या लीस्ट, एक ही बात है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में भी लिख रहा हूं, सबसे छोटा उभयनिष्ठ और मल्टीपल मतलब गुणज, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। अब देखिए जैसा कि मेरे पास फिर वही मैं दो संख्या ले लेता हूं, एक 12 ले ली, एक 15 ले ली, कोई सी भी ले लें। जैसे हम संख्या ले ली, एक संख्या ले ली कितनी 12 और एक संख्या कितनी ले ली 15। अब इसमें क्या लिखना है अपन को? मल्टीपल लिखने, हमको क्या लिखना है? गुणज लिखना है। तो 12 के गुणज कौन से हो जाएंगे? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, ये सारे के सारे क्या हो गए? 12 के मल्टीपल हो गए। ऐसे 15 के 15, 30, 45, 60, 75, ये सारे के सारे क्या हो गए? ये 15 के मल्टीपल हो गए। किसके मल्टीपल हो गए? 15 के मल्टीपल हो गए। अब इसमें लेना क्या है? कॉमन मल्टीपल, लेकिन कैसे? सबसे छोटा। मल्टीपल लेना है, कॉमन लेना है, लेकिन कौन से? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा मल्टीपल 12 है, लेकिन नहीं ले सकते क्योंकि 12 दोनों में नहीं है। उसके बाद में 15 भी नहीं ले सकते क्योंकि 15 भी दोनों में नहीं है। उसके बाद में 24 नहीं ले सकते क्योंकि दोनों में नहीं है। 30 भी दोनों में कॉमन नहीं है, 36 भी नहीं है, 45 भी नहीं है, 48 भी नहीं है। तो कौन कॉमन है? 60। इसका मतलब इनका जो एलसीएम हुआ वो एलसीएम कितना हुआ? 60। कौन कौन सी संख्याओं का एलसीएम है ये हमारा 12 और 15 का, यानी ये 12 और 15 का क्या हुआ? एलसीएम। 12 और 15 का क्या हुआ? ये एलसीएम हो गया। तो एलसीएम क्या आया? देखो 12 और 15 का एलसीएम 60 आया। अब और संख्या लेके एक बार और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे हमारे पास फिर दो संख्या है, एक संख्या जैसे 10 है और एक संख्या हमारे पास माय डियर स्टूडेंट 20 है। फिर वही चीज लिखनी है अपन को, क्या लिखना है? इनके गुणज। तो 10 के गुणज 10, 20, 30, 40, 50, ये सारे के सारे क्या हो गए? 10 के मल्टीपल्स हो गए, गुणज हो गए। ऐसे 20 के लिखेंगे 20, 40, 60, 80, ये सारे किसके? 20 के मल्टीपल्स हो गए। अब लेना क्या है? मल्टीपल कॉमन सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा कॉमन गुणज। अब सबसे छोटा तो 10 है लेकिन कॉमन नहीं है। फिर 20 है तो 20 हमारा कॉमन भी है, यानी इनका जो एलसीएम आया 10 और 20 का, 10 और 20 का जो एलसीएम आया वो कितना आया? 20। मैं आपको कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहा था, वो आपके समझ में आ जाएगी। जो हमारे पास संख्या थी 12 और 15, तो एलसीएम कितना आया? 60। 60 का मतलब बड़ी संख्या से भी ज्यादा। एलसीएम 12 और 15 का जो एलसीएम आया वो कितना आया? 60, जो कि बड़ी संख्या से भी अधिक आया। और 10 और 20 का एलसीएम कितना आया? 20, जो बड़ी संख्या के बराबर है। यानी एलसीएम का मान क्या ऑब्जर्व किया आपने? क्या देखा एलसीएम के बारे में कि दो या दो से ज्यादा संख्याओं का जो एलसीएम निकल के आया या तो बड़ी संख्या के बराबर होगा या उससे भी ज्यादा निकल के आ रहा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। एचसीएफ के बारे में हमने क्या बताया था? एचसीएफ का मान दो या दो से अधिक संख्या का जो एचसीएफ निकल के आएगा तो एचसीएफ का मान छोटी संख्या के बराबर हो सकता है या उससे भी कम होगा, जबकि एलसीएम का मान बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है या उससे भी ज्यादा होगा, जो कि मैं लिख भी रहा हूं अभी। और एक चीज क्या देखी, इनका जो एलसीएम आया 60 आया और 60 में 12 का भी क्या जा रहा है? भाग जा रहा है, और 15 का भी क्या जा रहा है? भाग जा रहा है। तो यानी 60 वो गुणज हुआ, 60 वो गुणज हुआ जिसमें 12 का भी भाग जा रहा है और 15 का भी भाग जा रहा है। यानी वो चीज हुई एलसीएम जिसमें एलसीएम में हमारी संख्याओं को क्या जाना चाहिए? पूरा पूरा भाग। जबकि एचसीएफ का अलग सिस्टम था, एचसीएम का था कि एचसीएफ का भाग संख्याओं में जाना चाहिए, जबकि एलसीएम में भाग। एलसीएम का क्या सिस्टम है कि एलसीएम में हमारी संख्याओं का भाग जाना चाहिए। तो थोड़ा सा इस चीज को क्लियर कर लेना। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो एलसीएम में अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं एलसीएम की, तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी? देखो हमारे सिलेबस में
ये थोड़ा सा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में समझना था, मेरे को समझाना था। हमारे सिलेबस के अंदर है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना, वो बात करेंगे हमारे सिलेबस में, वो चीज है। लेकिन ये चीज समझिए, अगर इन चीजों को हम नहीं समझेंगे, अगर हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तो हम डेप्थ तक नहीं जा पाएंगे क्वेश्चनों के। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे देखिए, अब एलसीएम की डेफिनेशन अगर लिखें तो दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या, देखो इसके नाम में छोटी आती है लेकिन वैल्यू बड़ी आती है इसकी। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें, ये ध्यान रखना, जिसमें एचसीएफ में था जिसका, यहां पर जिसमें दी हुई संख्याओं का क्या चला जाए, पूरा भाग चला जाए, पूरा क्या चला जाए, भाग चला जाए। ये एलसीएम है। तो एचसीएफ और एलसीएम के बारे में एक क्विक बोलूं, अगर क्विक रिवीजन बताऊं आपको, तो एचसीएफ क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा संख्याओं का एचसीएफ, दो या दो से ज्यादा संख्याओं का एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका भाग संख्याओं में जाए। और एलसीएम क्या हो गई, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें एलसीएम में हमारी संख्याओं का भाग जाना चाहिए। और एचसीएफ का मान छोटी संख्या के बराबर या उससे भी छोटा होगा, जबकि एलसीएम का मान बड़ी संख्या के बराबर या उससे भी अधिक प्राप्त होता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। अब अगर हम बात करें तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको बात करनी है, तो हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। कैसे ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। देखिए, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना, यह हमारा टॉपिक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, अभाज्य गुणनखंडी विधि का मतलब है ऐसा, विधि का मतलब होता तरीका, ऐसा तरीका जिसमें हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, जिसके अंदर हमको क्या करने होंगे, अभाज्य गुणनखंड। और फिर एचसीएफ में हम क्या लेंगे और एलसीएम में हम क्या लेंगे, उसकी भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। देखिए, जैसे मान लो मेरे पास संख्याएं हैं, एक मेरे पास संख्या है 18 और दूसरी मेरे पास संख्या है 50। दो संख्या है मेरे पास में, एक मेरे पास में 18 है और दूसरी मेरे पास है, 18 की जगह 20 ले लेता हूं, 20 ले लेता हूं। एक मेरे पास संख्या है 20 और एक मेरे पास है संख्या 50। हम क्या पढ़ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हमको 20 के क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 20 में अगर भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे, और ये भाजकता के नियम मैंने बता रखे हैं। सबसे पहले हम 20 में 2 का भाग देंगे, तो 20 में अगर 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 10 बार। फिर वापस 20 में 2 का भाग दिया 10 बार, फिर वापस 10 में भाग देंगे, 2 का कितनी बार जाएगा, 5 बार। और फिर 5 में केवल किसका भाग जाएगा, 5 का, कितना, 1 बार। तो जो 20 के फैक्टर हुए उसमें 2 कितनी बार आ गया, 2 बार, यानी 2 कितनी बार आया, 2 बार, और गुणा 5 कितनी बार आया, 1 बार। तो ये हो गया 20 का अभाज्य गुणनखंड। क्या हुआ, 20 के अभाज्य गुणनखंड। अब 50 के करने अपन को, तो 50 के भी अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 का भाग देंगे सबसे पहले, तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। अब 2 का भाग 25 में जाएगा नहीं, और ना ही 3 का जाएगा, क्योंकि 25 5 और 2 7 अंकों के जोड़ में अगर 3 का भाग जाता तो इसमें जाता। अब इसमें 5 का जाएगा, तो 5 का 5 25 और 5 कितनी बार, 1, यानी इसमें 2 कितनी बार आया, 1 बार,
और 5 कितनी बार आया माय डियर स्टूडेंट? 2 बार। 5 कितनी बार आया? 2 बार। अब बात करें एचसीएफ की और बात करेंगे एलसीएम की। अगर थोड़ी सी समझदारी आप लोग दिखा दें तो मैं आपको वो चीज समझाना चाह रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं समझाई होगी कि एचसीएफ में हम कॉमन लेते हैं, एलसीएम वो एचसीएफ में हम कॉमन की छोटी घात क्यों लेते हैं और एलसीएम में हम प्रत्येक की बड़ी घात क्यों लेते हैं। अगर आप समझना चाहें तो थोड़ा सा धैर्य से समझना उस चीज को। भाई अभी मैंने एचसीएफ के बारे में क्या बोला था, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। ध्यान समझना, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका मतलब किसका? जिसका कोष्टक में लिख रहा हूं एचसीएफ का। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका संख्याओं में भाग चला जाए। संख्याओं में क्या चला जाए? भाग चला जाए। अब मेरे पास संख्या है 20 और 50, तो अगर मैं 20 की बात कर लूं तो 20 में भी किसका भाग जाना चाहिए? एचसीएफ का, जिसका नाम मैंने थोड़ी देर के लिए एच लिख दिया। और दूसरी मेरे पास संख्या 50, तो उसमें भी भाग किसका जाना चाहिए? एचसीएफ का। चलो मैं एचसीएफ लिख देता हूं, ठीक है। मेरे पास में 20 में भी भाग किसका जाना चाहिए? एचसीएफ का। और 50 में भाग किसका जाना चाहिए? एचसीएफ का। अब मैं 20 को क्या लिख सकता हूं? ये चीज लिख सकता हूं अभाज्य गुणनखंड वाले रूप में, यानी 2 की घात 2 और 5 की घात 1। और इसमें भी किसका भाग जाना चाहिए? एचसीएफ का, क्योंकि भाग जाएगा वही एचसीएफ। और 50 का मतलब 2 की घात 1 और 5 की घात 2, इसमें भी भाग किसका जाना चाहिए माय डियर स्टूडेंट? एचसीएफ का। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, भाई जिस चीज का भाग इसमें जाना चाहिए उस चीज का भाग इसमें जाना चाहिए, यानी जो चीज यहां पे कटनी चाहिए वही चीज यहां पे भी कट जानी चाहिए। तो अगर मान लो मैंने यहां पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या ले लिया? 2 की घात 2 ले ली। ध्यान समझ लेना, एचसीएफ में जो इसके एचसीएफ आएगा उसमें मैंने 2 की घात 2 ले ली गलती से, तो तभी मुझे पता चला कि भाई एचसीएफ में बड़ी से बड़ी तो ले लेना, एचसीएफ में बड़ी से बड़ी तो ले लेना, लेकिन इसका भाग जब इसमें जाना चाहिए तो इसका भाग इसमें भी जाना चाहिए। तभी ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास तो 2 की घात 1 ही है, 2 की घात 1 है, तो यहां पर तो 2 की घात 1 है, तो 2 की घात 2 का भाग जा ही नहीं सकता। इसका मतलब यही है कि मुझे 2 की घात कितनी लेनी पड़ेगी? 1 लेनी पड़ेगी यहां पर भी, और 2 की घात मुझे यहां पर भी कितनी लेनी पड़ेगी? 1 की लेनी पड़ेगी। मैं ठीक इसको इस तरीके से समझाना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो एक बच्चा है और उसके पास में उसकी कैपेसिटी है 10 किलो उठाने की, और दूसरा कोई बच्चा है उसकी कैपेसिटी है 15 किलो उठाने की। मैं ये कह रहा हूं कि यार दोनों को बराबर बराबर उठाना चाहिए, दोनों को क्या उठाना चाहिए? बराबर बराबर। अब 15 किलो एक उठा रहा है, एक 10 किलो उठा रहा है, अगर हम 10 किलो उठाने वाले को 15 किलो उठवा दे तो मर जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों को 10-10 किलो ही उठाना चाहिए। तो एचसीएफ क्या होगा? जिसका भाग दोनों में जाना चाहिए। इसका मतलब अगर 2 की घात 2 यहां पर ले लेंगे तो 2 की घात 2 यहां तो कट जाएगी, लेकिन यहां तो नहीं कटेगी, क्योंकि इस यहां पर 2 की घात कितनी? केवल 1 ही है। इसका मतलब मुझे 2 की घात 2 नहीं लेनी पड़ेगी, जबकि मुझे कितनी लेनी पड़ेगी? 2 की घात 1 ही लेनी पड़ेगी। अगर बात करें 5 की, तो 5 की घात यहां पर कितनी है? 1, और 5 घात यहां पर कितनी है? 1। तो 5 की अधिकतम कितनी घात का भाग जा सकता है दोनों में? 1 घात का, यानी 5 घात 1 का भाग यहां पर जा सकता है और 5 घात 1 का ही भाग यहां पर जा सकता है। इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा हो गया एचसीएफ, यानी ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है, ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में जाएगा। यानी एचसीएफ में क्या आया? 2 की घात 1 और 5 घात 1। माय डियर स्टूडेंट, ये तो कोई भी बता देगा। अभी मैं इस चीज को बता सकता था, डायरेक्ट भी बता देता कि एचसीएफ में उभयनिष्ठ की छोटी घात लेते हैं, लेकिन आपको इस डेफिनेशन के माध्यम से या इस डेप्थ जो मैंने समझाया उसके माध्यम से ये चीज क्लियरिटी से आई है। ध्यान समझना। तो देखिए इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया? एचसीएफ। तो एचसीएफ में आपने क्या देखा कि एचसीएफ में क्या देखा भाई? 2 की घात यहां पर कितनी थी? 2, और यहां पर कितनी घात है? 1, जबकि 2 की घात 1 ही आई है। और 5 की घात यहां पर कितनी है? 1, और 5 घात यहां पर कितनी है? 2, तो 5 घात भी 1 ही आई है। तो माय डियर स्टूडेंट आगे से ध्यान रखना, एचसीएफ में लेंगे क्या? एचसीएफ में लेंगे उभयनिष्ठ यानी कॉमन, कॉमन उभयनिष्ठ, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड की सबसे छोटी घात।
क्या लेंगे, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। लेकिन कौन सा होना चाहिए, कॉमन। जैसे 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो अपन ने 2 ले लिया, 2 कॉमन है, और कॉमन की भी क्या लेनी है, छोटी घात। जैसे यहां पर कितनी घात है, 2, और यहां पर कितनी घात है, 1, छोटी घात लेनी है। यहां पर कितनी घात है, 5 की 2, और यहां पर 5 घात कितनी है, 5 घात माफ कीजिए 1, और यहां पर 5 घात कितनी है, 2, तो अपन ने छोटी घात ले ली, कितनी, 1। तो ऐसे में क्या लेंगे, कॉमन अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी, इसको मैं लिख रहा हूं उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, यानी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात किसमें ली जाएगी, एचसीएफ में। एलसीएम में, अब सुनो मैं बता सकता हूं एलसीएम में क्या लेंगे, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात। लेकिन आप थोड़ा समझने की कोशिश करना एलसीएम को भी, तो बहुत अच्छा मजा आएगा, ध्यान समझना। देखिए जब हमने डेफिनेशन एलसीएम की पढ़ी थी, जब हमने डेफिनेशन एलसीएम की पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होगा जिसमें, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होगा जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग चला जाए, दी गई संख्याओं का क्या चला जाए, भाग चला जाए। यह हमारा एलसीएम होगा। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें, क्या, जिसमें, यानी एलसीएम में किसका भाग जाना चाहिए, एक तो 20 का भी, और एक एलसीएम में किसका भाग जाना चाहिए, 50 का भी। ऐसी छोटी छोटी संख्या लेनी है। अब देखो जैसे कि मेरे यहां पर तो एलसीएम रहेगा, 20 का क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की घात 2 और 5 घात 1, और यहां पर भी मेरा एलसीएम रहेगा, और 50 क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की घात 1 और 5 घात 2, ये लिख सकते हैं हम। अब थोड़ा समझना आप लोग कि यहां पर मैं क्या लिखूं कि भाई दोनों ही कट जाए, यानी इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो आप देखिए कि अगर मैं यहां पर 2 की घात 1 ले लूं तो मुझे यहां पर भी 2 की घात 1 लेना पड़ेगा, लेकिन 2 की घात 1 तो 2 की घात 2 से कटेगी नहीं, यानी यहां पर मुझे क्या लेनी पड़ेगी, 2 की घात 2 लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 की घात 2 लोगे तब जाके 2 की घात 2 कंप्लीट कटेगी। तो अगर यहां पर 2 की घात 2 लोगे तो अपने यहां पर भी 2 की घात 2 ही लेंगे, एलसीएम तो दोनों जगह सेम ही रहेगा। और अगर मुझे 5 घात यहां पर देखो कितना ले सकता हूं, 1, लेकिन यहां पर 5 घात कितनी लेनी पड़ेगी, 2, ताकि पूरा पूरा कट जाए। यानी मुझे यहां पर अगर 5 घात 2 लेनी पड़ रही है तो मुझे यहां पर भी कितना लेना पड़ेगा, 5 की घात 2। यानी एलसीएम क्या आया, तो एलसीएम आया आपका 2 की घात 2 और 5 की घात 2। क्या देखा आपने, यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको डायरेक्ट बताते हैं टीचर कि एलसीएम में क्या लेते हैं, एलसीएम में क्या लेते हैं, प्रत्येक की बड़ी घात। ये नहीं बताते क्यों लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो एलसीएम में क्या लिया, हमारे पास अभाज्य गुणनखंड कितना था, 2, लेकिन 2 की देखो यहां पर कितनी घात थी, 2, और यहां पर कितनी घात है, 1। हमने कौन सी ले ली, सबसे बड़ी, यानी 2। यहां पर 5 कितनी घात थी, 1, और यहां पर 5 कितनी घात है, 2। हमने सबसे बड़ी घात ली। तो माय डियर स्टूडेंट, एलसीएम में हम क्या लेंगे, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, मैंने बोला प्रत्येक, कॉमन नहीं बोल रहा, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। तो एलसीएम में क्या लेंगे हम, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात वाला पद, बड़ी घात, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात युक्त हम क्या लेंगे, पद लेंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। तो मैं वापस इन चीजों को लिख देता हूं एक बार। देखिए जो हम बात कर रहे हैं, एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन की हम बात करेंगे। देखिए एचसीएफ में क्या लिखा हमने, अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ कॉमन, उभयनिष्ठ यानी कॉमन अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, यानी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात वाला पद, सबसे छोटी घात। यानी आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे वो हमारा कॉमन फैक्टर, यानी हमारा कॉमन होगा वही लेंगे, और कॉमन होगा तो हम छोटी छोटी घात लेंगे। एलसीएम की बात करें, एलसीएम में हम क्या लेंगे, प्रत्येक, ध्यान रखना एलसीएम में क्या लेंगे हम, प्रत्येक, प्रत्येक अभाज्य, चाहे वो कॉमन हो चाहे ना हो, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात वाला पद,
इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं बच्चे, एलसीएम फॉर लड्डू सबको मिलेंगे, और लड्डू सबको मिलेंगे तो खूब मिलेंगे, मतलब बड़ी बड़ी घात लेंगे हम एलसीएम के अंदर, यानी प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात वाला पद। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं और इसको क्लियर कर देता हूं, उसके बाद में नेक्स्ट हम कल बात करेंगे। एक रिलेशन होता है तो उसको भी हम समझा देंगे। देखिए इसको मैं हटा रहा हूं। अब देखिए जैसा कि अभी मैं ले रहा हूं, देखना, जैसे मेरे पास एक संख्या है 10 और एक मेरी संख्या पास में 12, दो संख्या है और मुझे इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। मैं और दूसरा ले लेता हूं ताकि और क्लियरिटी आ जाए आपको। देखिए जैसे मान लो मेरे पास एक संख्या है 12 और एक मेरे पास में 16, दो संख्या है अपने पास में, या 80 ले लेता हूं, यहाँ पे 80 मेरे पास एक संख्या 12 और एक मेरे पास में है 80। अपन इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन की बात करेंगे। और इस यूनिट के अंदर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हैं, उनको अपन अलग ही सीरीज में लेके आएंगे। जैसे यूनिट कंप्लीट होगी तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके सामने पेश किए जाएंगे। तो 12 की बात करें और 18 की बात की जाए तो इनके क्या लिख दें अपन? अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का जब आप करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे कितनी बार? 6 बार। फिर 2 का भाग देंगे कितना? 3, और फिर 3 का 1 बार। यानी क्या है आपका? 2 की घात 2, 3 की घात 1। 80 की बात कर लें, 80 के फैक्टर करेंगे, ऐसे तो 16 पंजो 80 होता है, 2 की घात 4 गुणा 5 होता है, फिर भी कर लेते हैं। देखो 2 का भाग देंगे 40, फिर 2 का भाग चला जाएगा 20, फिर 2 का भाग चला जाएगा 10, फिर 2 का भाग चला जाएगा 5, और 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। यानी 2 की घात कितनी आई आपके पास में? 4, और 5 घात कितनी आई आपके पास? 1। अब देखिए थोड़ा सा, अभी हमने क्या बात की थी? एचसीएफ। अगर इनकी बात करें, इनके एचसीएफ की, तो एचसीएफ में क्या बोला था अभी हमने कि कॉमन की छोटी घात। अब देखिए दोनों जगह मिल रहा है तो 2 को लेना है, छोटी घात लेना है इसकी। 2 की घात यहां पर कितनी है? 2, और यहां पर कितनी घात है? 4। तो 2 की सबसे छोटी घात लेंगे, कितनी? 2। 3 दोनों में कॉमन नहीं है, 5 दोनों में कॉमन नहीं है, यानी इसका आंसर कितना आ गया? 4। तो इनका जो एचसीएफ आया वो कितना आया? 4 आ गया। एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम की बात करें तो हमने एलसीएम के बारे में क्या बताया था? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। तो प्रत्येक लेना है, यानी 2 भी लेना, 3 भी लेना और 5 भी लेना है। और सबसे बड़ी घात लेनी है। 2 की सबसे बड़ी घात कितनी नजर आ रही है? 4। 3 की सबसे बड़ी घात कितनी नजर आ रही है? 1। और 5 की सबसे बड़ी घात कितनी नजर आ रही है? 1। तो इनको गुणा कर लो, कितना आ गया? 2 की घात 4 का मान आएगा 16, और ये 3 और ये 5। तो 16 पंजो 80, 16 को अगर 5 से करेंगे 16 पंजो 80, और 8 या 24, यानी कितना आ गया? 240। तो ये क्या आ गया इनका? एलसीएम। अब एक रिलेशन और होता है, उस रिलेशन को भी आप समझने की कोशिश करेंगे। देख कि अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम को गुणा कर लेता हूं, एचसीएफ गुणा एलसीएम, अगर एचसीएफ और एलसीएम की बात गुणा कर ली जाए तो एचसीएफ कितना हमारे पास में? 4, और एलसीएम कितना है? 240। अगर इनको गुणा करेंगे अपन तो 24 चौके 96, यानी कितना आ गया? 960। इनको गुणा कितना आ गया? 960। अगर एचसीएफ और एलसीएम गुणा 960 आ रहा है, अगर हम संख्याओं को गुणा कर लेते हैं, संख्याओं का गुणनफल कर लें, तो संख्याओं में कौन कौन सी है? 12 और 80, यानी 12 गुणा 80, तो 12 अंठे 96, यानी कितना आ गया? 960। तो एक रिलेशन है ये, जिससे बोर्ड खूब क्वेश्चन पूछती है, क्या कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। लेकिन ध्यान रखना, ये केवल 2 ही संख्याओं के लिए वैलिड है, 3 संख्याओं के लिए वैलिड नहीं है। ये बात मैं क्लियर कर देता हूं अभी। 3 संख्याओं के लिए रिलेशन नहीं आएगा काम में, 2 संख्याओं के लिए आएगा। एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल, ये हमारा एक रिलेशन है, और इससे रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, तो ध्यान रखना। या शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? अथवा एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। या कभी कभार हमको इस तरीके के दे देगा कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब है ए और बी का एचसीएफ गुणा एलसीएम ऑफ ए एंड बी, जहां पर ए और बी क्या बेटा? संख्या। एचसीएफ किस किसका? ए और बी का, और इसका मतलब एलसीएम किसका? ए और बी का। इनका जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा? संख्याओं गुणनफल के, यानी ए गुणा बी। तो ये एक ही बात है, सारे के सारे रिलेशन अलग नहीं है, ये एक ही बात है, लेकिन इनको अलग अलग तरीके से अपन बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ गुणा एलसीएम
बराबर संख्याओं गुणनफल। इसका मतलब भी वही है, एच से गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। और इसका मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी गुणा एलसीएम ऑफ ए एंड बी बराबर ए गुणा बी, यानी ए और बी का एचसीएफ गुणा ए और बी का एलसीएम बराबर हो गया ए गुणा बी। तो आज हम इसको इतना ही रखेंगे। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में कल और भी कुछ की पॉइंट्स हम बताएंगे आपको। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा, सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा, ठीक है। और अपन बात करेंगे जैसे मान लीजिए कि दोनों संख्याएं बराबर आ गई तो एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होगा। इन सभी चीजों की अगर जो बात करेंगे अपन बात करेंगे कल। तो कल अपन यूनिट स्टार्ट करेंगे, इसकी जो पहली यूनिट आएगी 1.1 वो स्टार्ट करेंगे। और अगर ये जो पढ़ाए हुआ आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और कल वापिस आपको नई वीडियो के साथ में फिर वापिस हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।